हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। आई होप आपके प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे होंगे। तो यार एक जो कंसर्न आ रहा है स्टूडेंट्स का निकल के बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम अगेन एंड अगेन क्वेरीज आ रही हैं कि यार स्लॉट 1 है मेरा, स्लॉट 2 है, स्लॉट 3 है, क्या मेरे जो स्कोर है उसके बीच में कुछ डिफरेंस आएगा एज कम्पेयर टू अदर स्लॉट्स बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। और अगर मैं एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो क्या स्लॉट 1 और स्लॉट 2 एक जैसा होगा, क्या स्लॉट 2 और स्लॉट 3 एक जैसा होगा, या इनमें से कोई पर्टिकुलर स्लॉट जो है वो ईजी बन सकता है या कोई पर्टिकुलर स्लॉट जो है वो डिफिकल्ट बन सकता है। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं इनके बारे में बात किया जाएगा सो दैट आपको एक क्लैरिटी आ जाए। एंड इस टॉपिक के ऊपर बात करना आप लोग बंद करके अपना प्रिपरेशंस के ऊपर मूव कर जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आप किस लेवल पे प्रिपेयर करते हो, किस लेवल पे आपके बेसिक्स क्लियर है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप जो है स्कोर अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यार स्लॉट 1 क्या है, स्लॉट 2 क्या है। इन तीनों के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, कैट की जर्नी के बारे में बात करते हैं कि यार अगर हम बात करते हैं लास्ट जब बनाया था IIM इंदौर ने, तो कैट 2014 बनाया था। अब ये जो कैट 2014 बना था और कैट जो 2013 बना था, उनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ था। एक तो पैटर्न चेंज हुआ था, और जब जब पैटर्न चेंज होता है किसी भी एग्जाम में, आप कहीं बैंक एग्जाम्स की बात कर लो, चाहे कैट की या FT स्नैप, जो भी एग्जाम्स की हम बात करते हैं, जब जब भी पैटर्न चेंज होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो थोड़ा सा नीचे आता है, क्योंकि एक सरप्राइज एलिमेंट जो है वो बढ़ जाता है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जनरली इजी आता है। तो चांसेस ये हैं कि यार अगर हम बात करें लेवल ऑफ डिफिकल्टी का, तो इस ईयर भी थोड़ा सा आपको नीचे लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखने को मिल सकता है। बट दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। बट इन जनरल जो चीजें होती हैं, जब जब पैटर्न चेंज होता है एक सरप्राइज फैक्टर इन्वॉल्व होता है, उस सरप्राइज फैक्टर को इन्वॉल्व करने की वजह से लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा नीचे किया जाता है। ठीक होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। पहले हम लोग बात करते हैं कैट 2014 की, जो IIM इंदौर ने सेट किया था। इससे पहले जब पेपर बनते थे 2013 की, अगर मैं पेपर की बात करूं कैट की, तो अगर हम नंबर ऑफ स्लॉट्स के बारे में बात करते हैं तो यार ज्यादा स्लॉट्स में पेपर हुआ करता था। जैसे 10 दिन है, 10 दिन पेपर चलता था, अलग अलग विंडो में पेपर रहता था कि किसी का डे 1 पे, किसी का डे 2 पे, किसी का डे 3 पे, किसी का डे 4 पे, एंड सो ऑन। 10 दिन, 15 दिन, 2 वीक्स का अप्रॉक्स विंडो रहता था जहां पे मल्टीपल स्लॉट्स होते थे, उनमें स्टूडेंट्स को पेयर करना होता था। और उस टाइम में अगर हम कैट की नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, या फिर हम बात करें रॉ स्कोर मतलब जो आप एक्चुअल में स्कोर करते हो, मान लो आपको 40 रॉ स्कोर आया, बट स्केल्ड स्कोर क्या होगा? स्केल्ड स्कोर इज बेसिकली आपका स्कोर कंपेयर किया जाएगा विद द अदर स्लॉट्स की यार स्लॉट 1 में क्या था, स्लॉट 2 में क्या, 3 4 5 6 जितने भी स्लॉट्स हैं उन सबके स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया, उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था, और उस बेसिस पे आपका जो स्केल्ड स्कोर है वो क्रिएट किया जाता है। नाउ जब बात आती थी यार बहुत ज्यादा स्लॉट्स होते थे कैट 2013 तक, तो फेयर जजमेंट जो था वो नहीं हो पाता था। मान लो अभी जैसे डे 1 है, डे 1 में क्या हुआ, ज्योमेट्री जो है वो ज्यादा भर के आ गया, और डे 2 जो है उसमें ज्योमेट्री के सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते थे, वहां पे नंबर सिस्टम शायद ज्यादा हो जाए, डे 3 पे मे बी अरिथमेटिक ज्यादा हो जाए। तो इस वजह से क्या होता था कि यार अगर मैं स्केलिंग कर दूं या नॉर्मलाइजेशन कर दूं तो मुझे फेयर जजमेंट नहीं मिल पाएगा। शायद कोई स्टूडेंट जिसके स्लॉट में मॉडर्न मैथ्स आ गया, ज्योमेट्री आ गया, उसका वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं है, और शायद किसी के वो ज्योमेट्री आया ही नहीं और ज्योमेट्री उसका स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं था, वीक टॉपिक था, और वो बंदा जो है वो ज्यादा बेटर स्कोर कर लेगा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। तो फेयर जजमेंट ना होने की वजह से क्या होता था कि यार जो डिजर्विंग कैंडिडेट था, जिसको ज्यादा नॉलेज था, मे बी उसके टाइप के क्वेश्चन नहीं आए, उस वजह से वो पीछे रह जाता था। तो 2014 में सबसे बड़ा ये चेंज आया था कि यार नंबर ऑफ जो स्लॉट्स है उनको कम किया जाए, सो दैट नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उनको एलिमिनेट किया जा सके एंड हमें फेयर जजमेंट मिल पाए। तो ये IIM इंदौर ने किया था सबसे पहले 2014 में। उस टाइम में क्या हुआ था कि यार 4 स्लॉट्स हुए थे टोटल, कि एक वीक हुआ उसमें 2 स्लॉट्स हैं, देन उसके नेक्स्ट वीक में 2 स्लॉट्स हैं, 4 स्लॉट्स में पेपर हुआ था। और यार ये जो 4 स्लॉट्स में पेपर हुआ था उसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि यार अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री में, अगर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्लॉट में, तो दूसरे स्लॉट में ही ज्योमेट्री से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर स्लॉट में अरिथमेटिक से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दूसरे स्लॉट में भी अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं यार क्या सेम क्वेश्चन आ रहे हैं या सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वैसा नहीं था। हम ये कह सकते हैं यार काइंड ऑफ सिमिलर पेपर बना था। सिमिलर एज इन कि यार किसी को अगर रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया है तो किसी और स्लॉट में भी रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बन जा रहा था, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया तो प्रॉफिट लॉस से बन जाएगा। मतलब जो टॉपिक्स है हमें पता है कि यार जो टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक से क्वेश्चन बन जा रहे थे। बट अगर मैं बात करूं क्या सेम क्वेश्चन आ रहे थे, नहीं, वहां पे कुछ कंटेक्स्ट अलग रहेगा, कुछ अलग पूछा जाएगा, आपके स्लॉट में कुछ और कंटेक्स्ट है, कुछ और पूछा जाएगा, तो वो चीजें होती रहती है। तो एक फेयर जजमेंट के लिए मतलब आप चाहे स्लॉट 1 में दो चाहे आप स्लॉट 2 में दो, बहुत ज्यादा उससे डिफरेंस क्रिएट ना हो, एक फेयर जजमेंट हमें मिल पाए। तो ये चीज जो थी वो 2014 में स्टार्ट हुआ कि कम नंबर ऑफ स्लॉट्स रहे, सो दैट एक पता चल पाए हमें कि यार डेफिनेट नंबर कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कैसे स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअल में ही अच्छा परफॉर्म कर लेंगे एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो उससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि यार स्लॉट्स कम हुए, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो था वो थोड़ा सा बेटर हो गया। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बेटर कैसे हुआ? अगर 4 स्लॉट्स बने, चारों स्लॉट्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम है ऑलमोस्ट,
तो नॉर्मलाइजेशन का रोल नहीं रहा, जिसका जितना स्कोर है उससे एक बढ़ जाएगा या एक नीचे हो जाएगा, अगर हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी का बात करते हैं तो ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद में 2015, 16, 17, 18 उन्होंने क्या किया, पेपर को जितना ज्यादा सिमिलर हो सके उतना सिमिलर बनाने का ट्राई किया। अब इसके बाद में भी क्या होता है कि यार वो चलो उन्होंने ट्राई किया कि सिमिलर बनाना है उनको पेपर, बट क्या हर बार सिमिलर पेपर बन ही जाएगा? मान लो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, ज्योमेट्री में एक टॉपिक है ट्रायंगल्स, एक टॉपिक है सर्कल्स, एक टॉपिक है रोम्बस, एक टॉपिक है रेक्टेंगल, एक स्क्वायर। मान लो एक स्लॉट में क्वेश्चन आया रोम्बस की एक प्रॉपर्टी के ऊपर, एक स्लॉट में क्वेश्चन आया रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के ऊपर। स्टूडेंट को रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आती थी, उसने लगा दिया, उसके लिए वो क्वेश्चन इजी बन गया। स्टूडेंट को रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं आती थी, उसके लिए इजी क्वेश्चन नहीं बना, वो सॉल्व नहीं कर पाया, अलग अलग स्लॉट में आया। अब दूसरे स्लॉट को रेक्टेंगल आया, आपके स्लॉट में रोम्बस आया, आपको रोम्बस आता नहीं, आप बोलोगे भाई दूसरे वाले का इजी था। तो उस वजह से क्या होता है कि यार वो चेक करते हैं मीडियन स्कोर, एवरेज स्कोर, एंड उसके अकॉर्डिंगली स्केल्ड स्कोर जो है वो निकाला जाता है। अब अगर हम बात करते हैं यार जो रॉ स्कोर है और जो स्केल्ड स्कोर है उसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा लास्ट के 5 साल में। लास्ट 3 to 4 ईयर से तो कैट एक्चुअल क्वेश्चन पेपर ही आउट कर दे रहे हैं, आपको पता रहता है कि आपने क्या टिक किया था। लास्ट ईयर की भी अगर मैं बात करता हूं तो स्केल्ड स्कोर में और रॉ स्कोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। 0.5 मार्क्स का होगा, शायद किसी का ऊपर गया होगा, किसी का नीचे गया होगा। 1 मार्क का होगा, शायद किसी का ऊपर गया होगा, किसी का नीचे गया होगा। इससे ज्यादा स्केल्ड स्कोर का डिफरेंस आता नहीं है। तो यार अगर स्केल स्कोर में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा तो कैट वालों को तो यार फेयर जजमेंट चाहिए ही। तो अगर फेयर जजमेंट चाहिए, और इस ईयर अगर हम बात करते हैं 3 स्लॉट्स हैं, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग स्लॉट है। स्लॉट 1, 2, 3, 1 वाले कह रहे हैं यार हमें तो डिसएडवांटेज है, हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम पे ही अटैक होने वाला है। स्लॉट 2 और स्लॉट 3 को एडवांटेज मिल जाएगा कि यार स्लॉट 1 जैसा आया वैसा ही आ जाएगा। एक सिंपल सा पॉइंट समझ लो, मे बी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कैट तक पहुंचने से पहले भी पता ना चले, कैट तक पहुंचने से पहले आपको पता ना चले, सैंपल क्वेश्चन पेपर का अभी कुछ भी आउट हुआ नहीं है, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, कुछ भी उसके रिलेटेड नहीं पता चला, मे बी कैट वाले दिन ही आपको पता चलना हो। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर ओपन करते हो, मतलब पेपर आपका स्टार्ट होने वाला होगा, इंस्ट्रक्शंस में पहले से लिखा रहेगा कि इतने क्वेश्चंस हैं। अब स्लॉट 1 को पता चल चुका है इतने क्वेश्चन हैं, स्लॉट 1 वाले बाहर आएंगे, स्लॉट 2 को वो बता देंगे, तो स्लॉट 2 को पहले से पता चल जाएगा इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो क्या स्लॉट 2 को इतना टाइम मिल गया कि यार उन्होंने स्ट्रेटजी बना लिया? चलो स्लॉट 2 को भी छोड़ो, क्या स्लॉट 3 को इतना टाइम मिल गया कि यार स्ट्रेटजी बना लो? हम लोगों ने इतना टाइम दिया, एक एक मॉक दिया, फिर अपने स्ट्रेटजी बनाने का ट्राई किया। 4-6 घंटे अगर किसी को एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे तो उसकी स्ट्रेटजी पे क्या इंपैक्ट आ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिमाग को इतना ज्यादा दूसरों के कंट्रोल में लेके जाने का ट्राई ना करो, अपने कंट्रोल में ही रखो कि यार हाँ ठीक है, मेरा जो स्लॉट आया उस बेसिस में मैं अटेम्प्ट करूंगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपको अलजेब्रा में पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं एक स्लॉट में, दूसरे स्लॉट में भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आ रहे होंगे। अगर एलआरडीए को कोई पर्टिकुलर सेट बना है तो दूसरे स्लॉट में भी वैसा ही सेट बन रहा होगा, बट कॉन्टेक्स्ट ऐसा होगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि अगर किसी ने आपको बता भी दिया, पूरी बात भी कर ली, तब भी आपको कोई ज्यादा बेनिफिट उससे होने वाला है नहीं। और अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी का, लेवल ऑफ डिफिकल्टी का अगर बात किया जाता है, यार मान लो 3 सेट इजी आए हैं, 5 डिफिकल्ट आए हैं, अभी तो चलो 6 सेट्स का रह गया, वो भी हमें श्योर नहीं है 6 ही आएंगे या 7 आएंगे या 5 आएंगे, कुछ पता नहीं है, बट जितने भी आते हैं, मान लो 3 इजी आए तो दूसरे को भी 3 ही इजी आएंगे, दूसरे को भी 3 ही इजी आ गए, थोड़ा बहुत मीडियम लेवल का पहुंच गया या इजी लेवल का पहुंच गया, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर आपको किसी ने बता भी दिया कि यार ऐसा है वैसा है, स्ट्रेटजी में कोई डिफरेंस नहीं आता, तो डरो नहीं। स्लॉट 1 वाले बहुत ज्यादा ये प्रेशर ले रहे हैं, पता नहीं यार हमारे पास सबसे पहले अटैक होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा। स्लॉट 3 वाले कुछ कह रहे हैं यार क्या मैं स्लॉट 1 की बात सुनूं, क्या मैं स्लॉट 2 की बात सुनूं, या फिर मैं उनको सुनूं ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुनने से यार ये बेनिफिट होता है, थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया तो मिल जाता है, तो वो सुन सकते हो। बाकी स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनको प्रेशराइज फील होगा ये पता करने से, तो ये आपके ऊपर है, इंडिविजुअल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये करना चाहते हो या नहीं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यार इससे कोई बहुत ज्यादा उससे इंपैक्ट पड़ जाएगा, नॉर्मल चीज है। अब हम बात करते हैं सिमिलर पेपर, तो चलो बन गया, ठीक है, सिमिलर पेपर हो गया। अब हम बात करें अगर स्केलिंग का, तो क्या स्केलिंग का बहुत ज्यादा रोल रहेगा कि यार स्लॉट 1 जो होगा उसका स्केल्ड अप हो जाएगा स्कोर, स्लॉट 2 का कम होगा, स्लॉट 3 का और कम होगा? क्या ऐसा कोई सीन है? कोई सीन नहीं है। जितना मर्जी ख्याली पुलाव बना लो कि भाई हमारा ये होगा वो होगा, हमें ये एडवांटेज, हमें ये डिसएडवांटेज, कुछ कोई फर्क नहीं है इसका। पास्ट ईयर में 2 स्लॉट थे, उसमें कोई चेंज नहीं होता था, तो 3 स्लॉट होने से कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही डे पे पेपर बनने वाला, सिमिलर ही आएगा, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। सिमिलर एज इन अगर अरिथमेटिक से पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं, ज्योमेट्री से पर्टिकुलर, एलआर से पर्टिकुलर क्वेश्चन आए हैं, आरसी में पर्टिकुलर क्वेश्चन आए हैं, तो वैसा ही रहेगा, कोई मेजर आपको कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं हो जाएगा। एक जो चीज आपके लिए हर बार काम करेगी और हर एक स्टूडेंट के लिए काम करेगी, मे बी ऐसा हो जाए स्लॉट 1 का पेपर इजी बन गया, स्लॉट 2 का थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया, तो आपके लिए चीज जो आपको सेव कर देगी वो क्या है कि आप हैबिट डालो कि आपको पहले क्वेश्चन पेपर देखना है।
VARC का अगर सेक्शन ओपन हो रहा है, फटाफट से आप उसको क्विकली ग्लांस करो, 1 मिनट 1.5 मिनट में देखो क्या क्या है, क्या क्या छुपा हुआ है उसके अंदर, क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं है, सो दैट आपको स्टार्ट करते ही पता चल जाए कि कहां पे क्या चीज रखी हुई है, एंड अकॉर्डिंगली आप लोग पेपर में स्ट्रेटजी जो है अपना अप्लाई करो। सिमिलर बेसिस फॉर LRDA सेक्शन एज वेल, सिमिलर थिंग फॉर क्वांट सेक्शन एज वेल। आपको एक हैबिट डेवलप करना है कि यार पूरा क्वेश्चन पेपर देखो। अगर पूरा क्वेश्चन पेपर देख लोगे तो आपके साथ कभी ये गड़बड़ नहीं होगा यार मुझे तो पता ही नहीं था ये क्वेश्चन यहाँ पे है, मैंने तो अननेसेसरी किसी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा दे दिया। ये हैबिट डालो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर मोड के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया, स्टूडेंट्स कह रहे हैं यार ये क्वेश्चन पेपर मोड कहां से होता है। भाई मेरे कौन सा क्वेश्चन पेपर, कौन से मॉक टेस्ट सीरीज फॉलो किए हो, हैं कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो किया, अभी तक यही नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर मोड क्या होता है। थोड़ा सा देखो इन चीजों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन पेपर मोड। एकदम से आपको सारे क्वेश्चन दिखते हैं, हेल्प हो जाती है, पता चल जाता है कहां पे क्या चीज रखी हुई है। ठीक, नाउ बात आती है अभी भी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि यार स्लॉट 1 जो होगा वो थोड़ा सा इजी बनेगा, स्लॉट 2 होगा थोड़ा सा बेटर बनेगा, स्लॉट 3 जो है वो और ज्यादा बेटर बन जाएगा। कहां से मिल रहा है ये इन्फो, कौन से भाई साहब आपको ये इन्फो दे रहे हैं? कैट 2017 का पेपर देखे थे, स्लॉट 1 का पेपर देखना जाके जरा, अगर भूल गए हो स्लॉट 1 का पेपर देखो, स्लॉट 2 का देखो, बताना भाई स्लॉट 1 का LRDA इजी था या स्लॉट 2 का LRDA। स्लॉट 1 का LRDA भरा हुआ था बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ में, स्लॉट 2 में भी क्वेश्चन डिफिकल्ट थे बट मैनेजेबल बन गया था एज कंपेयर टू स्लॉट 1, क्योंकि स्लॉट 1 में पजल ओरिएंटेड क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट आ गए थे। तो अब मैं बोलूं यार कि स्लॉट 1 इजी आएगा, ये जरूरी नहीं है। तो डिपेंड किस पे करा। अगर ओवरऑल हम बात करें कि 2 से 3 जो सेट्स जिसने किया उनका उतना ही स्कोर बना जितना कि स्लॉट 2 वालों का बना, क्योंकि स्केल्ड स्कोर निकल के आया था। बट अगर हम बात करें ओवरऑल किया जो डिफिकल्ट पजल से, क्या वो मैनेजेबल थे? नहीं थे। स्लॉट 1 का पेपर दो, स्लॉट 2 का दो। कैट 2019 की बात कर लेते हैं, अभी रिसेंट ही है। आप स्लॉट 1 का पेपर देखो, आप स्लॉट 2 का डिफरेंस देखो कि यार स्लॉट 1 का जो LRDA था वो थोड़ा सा बेटर था एज कंपेयर टू स्लॉट 2 का LRDA। बट बात ये होती है कि प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट होता है जब भी हम अपना पेपर देते हैं, जो पेपर हमने दिया वो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है एज कंपेयर टू वो वाला पेपर जो हमने नहीं दिया। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि यार जो पेपर आपने नहीं दिया वो आप पेपर के बाद में देख रहे हो, उस विंडो में प्रेशर लेके नहीं देख रहे हो। आधी गेम तो प्रेशर ही डिफिकल्ट करता है ना। आप जब भी कोई मॉक देते हो, LRDA को कोई भी सेट आप सॉल्व करते हो, एक्चुअल मॉक कंडीशन में आप 40 मिनट में 2 सेट या 3 सेट या 4 सेट जो भी आपका लेवल है उस हिसाब से आप सॉल्व कर पा रहे होगे। बट जब आप बाद में उनको देखते हो आपको वो इजी लगते हैं। तो वो भी एक पैरामीटर है जो कहीं ना कहीं वर्क करता है कि जो आपने स्लॉट दिया वहां पे आपको डिफिकल्टी लेवल ज्यादा लगा, दूसरे स्लॉट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा कम लगा। ठीक है, दूसरे की थाली का लड्डू जो है वो बड़ा लगता है। तो वो यहाँ पे अप्लाई जरूर होती है चीज। इतनी चीजों को दिमाग में ना भर के अपना प्रिपरेशन पे फोकस रहो। इन चीजों के बारे में यार और बात करने की मुझे नहीं लगता रिक्वायरमेंट है। कंटेंट डाल रहा हूं मैं, उसको फॉलो करो, सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ डेली बेसिस पे। VARC LRDA दोनों का प्रैक्टिस हो रहा है। LRDA का वीडियो सोल्यूशन डेली 5 PM पे मिलेगा आपको एक वीडियो, जिसमें मैं स्मार्ट अप्रोचेस के बारे में बात करूंगा कि यार हाँ ऐसा भी एक वे है सोचने का, ऐसा भी एक वे है सोचने का, सो दैट माइंड उस हिसाब से भी सोचना स्टार्ट हो जाए एंड चीजें जो है वो आपके लिए बेटर रिफ्लेक्ट कर जाए। कई बार होता है बहुत ज्यादा इजी DI आ जाता है, जैसे कल मैंने DI पोस्ट किया, इजी था, बट क्या आप एग्जाम कंडीशन में वो DI को पिक करोगे? नहीं करोगे। वही तो सीखना है ना अपने को, जहां पे गड़बड़ हो रही है वो चीजें बेटर करते हैं और आगे अपना अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो देते जाए। स्लॉट 1 बेटर, स्लॉट 2 बेटर, स्लॉट 3 बेटर ना करो। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मेरा प्रेडिक्शन तो यही है कि भैया सिमिलर रहेगा, बट मेरा प्रेडिक्शन क्या करेक्ट होगा या नहीं होगा ये कब पता चलेगा? जब आप एग्जाम देने बैठोगे। और जब तक आप एग्जाम देने बैठते हो और अभी जो टाइम है वो टाइम है मेहनत करने का, अपना वर्क पुट इन करते जाओ। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, प्रेशर लेके आओगे अपने ऊपर, कोई फायदा नहीं है। ये जो लास्ट मंथ है इसमें एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लगानी है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के पढ़ते चले जाना है। प्लानिंग ना करते जाना, सिर्फ पढ़ाई भी कर लेना इंपॉर्टेंट है। और जिनका जो भी सेक्शन वीक है उसके लिए भर भर के सेक्शनल दो, उनको एनालिसिस करो। विदाउट एनालिसिस अगला मॉक देना कोई फायदेमंद नहीं है, तो उनको ना करके अपना मॉक्स जो है वो देते जाओ, उनका एनालिसिस करते जाओ ढंग से, वो चीजें आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप थोड़े से पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे स्लॉट 1, 2, 3 के रिगार्डिंग। अगर कुछ और आपको क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। आज से ऐसे ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड जो अपकमिंग वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशंस के लिए आप नोटिफिकेशन वाला बटन भी प्रेस कर देना, सो दैट सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। एंड डेली 5 PM पे हम लोग मिला करेंगे, LRDA सॉल्व करेंगे। लाइव का सेटअप कर रहा हूँ यार, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया उसमें, वो लाइव जा ही नहीं पा रहा, उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ही वो होता है तो डायरेक्टली फेस टू फेस हम लोग लाइव जो है वो डिस्कशन करेंगे एंड आपको उससे भी काफी लर्निंग होगी। सो दैट इज ऑल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।